हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो गाइस, आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर 3 एक बार रिवाइज करेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब हमें पता है कि गवर्नमेंट जब भी हमसे कोई लोन लेती है कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो अगर हमें उस पे इंटरेस्ट मिलता है तो फिर वो हमारा ट्रांसफर इनकम कंसिडर किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स अर्न्ड इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अब हमें ये तो पता है कि जब भी हम प्राइवेट इनकम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी इनकम ऐड करते हैं जितने भी सोर्सेस से हम अर्न कर रहे हैं। अब प्राइवेट इनकम के अंदर हम दोनों चीजें ऐड करते हैं, अर्नड इनकम भी और ट्रांसफर इनकम भी। एक बार इसका फॉर्मूला भी रिवाइज करते हैं। क्या होता था? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अकोइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस current transfers from government plus national debt interest plus net current transfers from rest of the world। अब ये जो है ये हमारा ट्रांसफर इनकम है और ये हमारा अर्नड इनकम है। तो प्राइवेट इनकम सारे सोर्सेस से निकालते हैं हम, जिसके अंदर अर्नड इनकम भी देखा जाता है और ट्रांसफर इनकम भी देखा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ प्राइवेट इनकम के अंदर अर्नड इनकम देखते हैं हम। ऐसा नहीं है, अर्नड भी ट्रांसफर भी दोनों देखा जाता है। कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स contribution of only resident producers within the domestic territory of the country। अब हमें बताना है कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। अगर वो सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है तो वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंसेप्ट में या डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट में हम कभी भी ये नहीं देखते कि वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है या नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड की जाती है कि रेजिडेंट प्रोड्यूसर्स हो या नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूसर्स हो, बट क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। अब इसमें क्या है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। नेशनल मतलब पूरी कंट्री की डिस्पोजेबल इनकम। तो इसीलिए इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम भी और गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम भी। बट इसमें हमें क्या कह रहा है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। अब इसमें हमें बताना है कि सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस डजंट इंक्लूड सेविंग्स ऑफ, तो इसका आंसर क्या है? रेलवेज। अब इसमें क्या बताना है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, अब इसमें से हमें चूज करना है। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है इसका फॉर्मूला हमें तो याद है, क्या होता है? नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट एकदम से इसको टिक नहीं करना है,
हमें बाकी ऑप्शंस भी देखने हैं। अब अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो इनकम होती है, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है, उसको या तो हम कंज्यूम करेंगे, मतलब कि कुछ खा पी लेंगे, या उस इनकम में से हम कुछ सेव कर लेंगे। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारी क्या होती है? नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स। अब नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर का। तो यही चीज हमें ऊपर गिवन है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों प्लस करके क्या आ गया? नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग्स। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ऑल ऑफ दीज। अब इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन। अब नेशनल इनकम का पार्ट क्या होता है? सिर्फ फैक्टर इनकम कंसिडर की जाती है नेशनल इनकम के अंदर। तो इन दोनों में से हमें बताना है कि फैक्टर इनकम कौन सी है। अब ओल्ड एज पेंशन हमारा फैक्टर इनकम है या रिटायरमेंट पेंशन? अब जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो हमारा एक ट्रांसफर इनकम होता है। अब ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड एज पेंशन हमें तब मिलती है कि जब हम ओल्ड हो जाते हैं, गवर्नमेंट उन लोगों को पेंशन देती है जो ओल्ड हैं, तो उसके बदले उन लोगों ने गवर्नमेंट को कुछ दिया नहीं है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है। और रिटायरमेंट पेंशन में क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय है वो काम करता रहता है, तो उसमें से जब वो काम कर रहा होता है कुछ कुछ अमाउंट कटता रहता है, और जब वो एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो वो सारा पैसा उसको मिल जाता है। तो रिटायरमेंट पेंशन एक अर्न्ड इनकम है, तो इसीलिए ये एक फैक्टर इनकम है, और इसीलिए रिटायरमेंट पेंशन नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। अब इसमें हमें बताना है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन लोन्स इज अनदर नेम ऑफ। अभी हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट अगर हमसे कभी लोन लेती है कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो अगर हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो हमारा एक ट्रांसफर इनकम माना जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल डेट इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसका मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। और कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि आपको क्या गिवन होगा? इनकम ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ये भी हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब क्या होता है, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स में नहीं बांट देती, वो क्या करती है, कुछ सेव कर लेती है। तो जो पार्ट वो सेव करती है वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, या वो वाला इनकम जो उसने शेयर होल्डर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज आर रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इकोनॉमिक असिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है? सब्सिडीज। अब इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट? स्कॉलरशिप ट्रांसफर इनकम है, ओल्ड एज पेंशन भी ट्रांसफर इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी ट्रांसफर इनकम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। अब इसमें हमें बताना है कि डायरेक्ट टैक्स ऑन पर्सनल इनकम इज अनदर नेम ऑफ। अब हमारी पर्सनल इनकम पे टैक्स लग रहा है, तो ये क्या है? पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। और यहाँ पर गिवन है डायरेक्ट टैक्स ऑन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर।
तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर होता तो फिर वो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स माना जाता। बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट टैक्स ऑन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये हमारा पर्सनल इनकम पे टैक्स है, मतलब ये भी हमारा पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस है। ये दोनों एक ही चीज है, बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस, पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें हमें बताना है कि इन विच टाइप ऑफ द इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब हमारा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इक्वल कब होंगे, जब हमारा किसी भी बाहर की कंट्री के साथ कोई डील नहीं हो रहा होगा। अब हमें पता है कि नेशनल इनकम हमारा क्या होता है, एनएनपी एफसी इज इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए। अब जब हम किसी बाहर की कंट्री के साथ कोई डीलिंग नहीं कर रहे तो एनएफआईए हमारा उस केस में 0 हो जाता है। तो इसीलिए हमारा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इक्वल होता है क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में, क्योंकि हम किसी बाहर की कंट्री के साथ कुछ डील ही नहीं कर रहे। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।